नमस्कार दोस्तों। आज हम अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज को बिलोंग करती है कंपनी, अरविंद ग्रुप का पार्ट थी, अभी भी है। डीमर्जर हुआ उनका 2018 में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इनका। इनका जो मैनेजमेंट है वो 5th जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, या 5th जनरेशन का मैनेजमेंट है इनका अरविंद ग्रुप का। 60 साल या 60 ईयर्स से कंपनी अपने बिजनेस में है ये। तो अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड बेसिकली ये एक क्रिटिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है, आप रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड में जो कन्वर्ट होने की जर्नी होती है, उसको कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ मशीन्स जो है वो एनेबल करते हैं। तो वो मशीन्स जो है वो अनूप इंजीनियरिंग जैसे कंपनीज, हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज जो है वो बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप पंप्स की बात कीजिए, तो फॉर एग्जांपल आप फर्टिलाइजर्स जब बनाते हैं तो आपको फ्लूइड या फिर लिक्विड जो है वो पंप करना होता है। तो एक फेमस जो पंप कंपनी है वो है किर्लोस्कर पंप्स, जो पुणे में बेस्ड है, राइट। आप वाल्व्स की बात करें कि कितना कितना मॉडरेट करना है, कितना कितना फ्लूइड भेजना है, राइट। वाल्व्स बनाते हैं ऐसे कंपनीज, राइट। फिर आप कंप्रेसर्स की बात करो, क्या प्रेशर पे काम होना चाहिए, राइट। आप हीट एक्सचेंजर्स की बात कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टील बना रहा हूँ तो स्टील के जो फर्नेस में बिलेट्स है, जो आयरन ओर के बिलेट्स जाएंगे पहले, फिर कुकिंग कोक जाएगा जो कोल है, और उसको फिर ऑब्वियसली गर्म किया जाएगा। तो क्या टेम्परेचर, क्या थर्मल मैनेजमेंट कितना होना चाहिए ताकि आपका जो बाई प्रोडक्ट है या फिर जो आपका एंड प्रोडक्ट है स्टील, वो निकले, राइट। तो हीट एक्सचेंजर्स जो है वो अनूप इंजीनियरिंग बनाती है, राइट। अनूप इंजीनियरिंग हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, वेसल्स बनाती है कि आपका फिनिश प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया है, उसको अभी एक वेसल में आपको रखना है, स्टोर करने के लिए एक वेयरहाउस में ये रखना है। तो जो वेसल्स है वो बनाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है इंटरनेशनली। अगर आप देखो डैनफॉस है, अल्फा लेवल है, जो दुनिया की एक तरह से बहुत बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी है, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है। इंडिया में अगर आप देखो तो L&T है, राइट। GMM फॉडलर है जो कोविड के वक्त काफ़ी फेमस हो गई थी, राइट। आपका गोदरेज एंड बॉयश है, राइट। ये सारे कंपनीज अनूप इंजीनियरिंग से काफ़ी बड़े हैं। तो एक तरह से अनूप इंजीनियरिंग काफ़ी एक छोटी कंपनी है, 7,000 करोड़ की कंपनी है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, राइट। तो इस कंपनी को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मैं नॉर्मली ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करता हूँ जिनका सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो, क्योंकि एक तरह से लगता है कि ऑलरेडी एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। बस समझना होता है कि अगले 2 से 3 सालों में 25% क्या कंपनी प्रिडिक्ट कर सकती है या दे सकती है, राइट। तो इनका पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ करीबन 18% है, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ करीबन 25% है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज टू अंडरस्टैंड वेदर वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 25% सेल्स ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। और कंपनी का जो नरेटिव है, उसकी कमेंट्री है, उससे सुन के ये लगता है कि शायद ये पॉसिबल है, राइट। और उसके 3 मेजर कारण हैं, राइट। तो ये जो हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज होते हैं, राइट, इनका बिजनेस आता है इनके एंड कंपनीज से। तो इंपॉर्टेंट है कि जो एंड कंपनी या फिर इनका एंड कस्टमर है, एंड यूजर है, वो जिस सेक्टर में हो उसमें टेलविंड होना, उसमें डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो ये कंपनी है, इसका 60% इसके जो क्लाइंट्स है वो पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। और क्या इस सेक्टर में डोमेस्टिक में आपको टेलविंड दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है। पावर जनरेशन में केपेक्स आ चुका है, राइट। ट्रांसफार्मर्स में केपेक्स आ चुका है, केबल्स में केपेक्स आ चुका है। तो आपका जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो थीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और 2030 तक, 2025 से 2030 तक करीबन 7 लाख करोड़ का केपेक्स आने वाला है आपका ONG में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, राइट। तो वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होके अनूप इंजीनियरिंग के पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। तो ये बात हो गई डोमेस्टिक लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे अगेन ये जो एनर्जी थीम है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो $570 बिलियन का कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फ्लो आ रहा है या केपेक्स आ रहा है इंटरनेशनल लेवल में, यूरोप में, लैटाम में, नॉर्थ अमेरिका में, राइट। तो वो चीज़ को भी कैपिटलाइज करने के लिए अनूप इंजीनियरिंग अपने आप को तैयार कर रही है या कर चुकी है। तो फॉर एग्जांपल अनूप इंजीनियरिंग ने एक चेन्नई बेस्ड मेबल इंजीनियरिंग को अक्वायर किया। ये एक्विजिशन के 2 कारण थे। एक, अनूप इंजीनियरिंग को लगा कि डिमांड बहुत बढ़ रही है और हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटीज़ है, तो ऑर्गेनिकली ग्रो केपेक्स डालना थोड़ा वक्त ले सकता है या फिर उतना स्कोप नहीं होगा उनके पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो इनऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। तो इन्होंने मेपल इंजीनियरिंग को उनके जो भी प्लांट्स वगैरह के साथ एक्वायर कर लिया। दूसरी चीज़, मेपल इंजीनियरिंग का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो उसको अनूप इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से लेवरेज करना चाहती है। इसलिए अगर आप 2025 के या 24 के रिपोर्ट्स देखोगे तो 50% ऑफ द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपना ग्लोबल प्रेजेंस फील करवा रही है विद दीज एक्विजिशंस एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, राइट। बट हैवी इंजीनियरिंग या फिर कैपिटल गुड्स कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, जो सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है सेल्स ग्रोथ का, वो है ऑर्डर बुक, राइट। तो इस कंपनी का जो 2024 का जो सेल्स नंबर था वो करीबन 550 करोड़ 550 सीआर का था, बट कंपनी के पास ऑर्डर बुक विजिबिलिटी करीबन 850 सीआर की है। इसमें से 60% जो है वो करंट न्यू ऑर्डर्स है और करीबन 40% बैकलॉग है। मतलब इतना काम है कि ऑर्डर आ रहे हैं और बहुत कंस्ट्रेंड लग रहा है, उतनी कैपेसिटीज़ नहीं है। इसलिए खेड़ा में इनका एक प्लांट है, वहाँ पे भी इन्होंने केपेक्स किया है, ऑर्गेनिकली केपेक्स किया है, उनका खुद का प्लांट था वो, उसको थोड़ा कैपेसिटी एक्सपैंड किया है ताकि ज़्यादा ये लोग आउटपुट दे सके, राइट। तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी ऑर्डर बुक से बहुत क्लियर कट दिख रही है। 850 सीआर का ऑर्डर बुक है, शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी पे काफ़ी अच्छे से अगले 1.5 से 2 साल तक का विजिबिलिटी दिख रहा है। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपका जो मैक्रो टेलविंड्स है उससे कहीं ना कहीं 5 से 6 साल का विजिबिलिटी दिख रहा है, राइट। नाउ कंपनी का अगर थोड़ा और समझने जाए तो ये ऑब्वियसली एक B2B कंपनी है, ये बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से साथ काम करती है, राइट। इस कंपनी ने थोड़ा जो इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क जो है इनके क्लाइंट्स में, जैसे ONG या फिर ONG मतलब ऑयल एंड गैस या फिर पेट्रोकेमिकल्स या रिफाइनरीज को ही ज़्यादा केटर करती है, तो उसको थोड़ा टेपर ऑफ करने के लिए बाकी सेगमेंट्स को भी टारगेट किया है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बट दैट इज समथिंग विच विल टेक इट्स ऑन टाइम। मेजर अगर सेगमेंट इतने टेलविंड्स दे रहा है तो वो तो बाकी वाले तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे नहीं दे वो तो ठीक है, राइट। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइंट्स जो है वो एक रिस्क तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि रिस्क नहीं है वो, क्योंकि क्लाइंट्स इतना अच्छा अगर डिमांड दे रहे हैं तो रिस्क नहीं बोल सकते उसको। दूसरा जो है इनका जो चर्न जो है वो 30% होता है नॉर्मली इनके क्लाइंट्स के पास, 70% एक तरह से रिटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स को ये लोग। आप ये जो भी हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं उनको सही वक्त पे डिलीवर करना हो तो 95% ऑफ द टाइम दे डिलीवर इट एट द राइट टाइम और द टाइम दैट दे कमिट इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है और दिस कंपनी हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। सो दिस गिव्स अस अ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अराउंड 25% सेल्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. That is what has come up very clearly from the narrative, right? टॉकिंग अबाउट द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे, 3 साल का 23% है, पिछले 1 साल का 62% है, राइट। ये मुझे काफ़ी सही लगे यहाँ पे 2-3 मैट्रिक्स जो इन्होंने दिखाए यहाँ पे। एक तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 20% से ज़्यादा है। बहुत कम कंपनीज दिखते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज़्यादा है और नॉन सिक्लिकल है, राइट। कंसिस्टेंटली 20% से ज़्यादा है। देयर इज नो सिक्लिकलिटी इन दिस बिजनेस। वाई देयर इज नो सिक्लिकलिटी इन द बिजनेस? क्योंकि क्या होता है, लेट्स से ये लोग एक नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद ये लोग स्टील मतलब इनका जो रॉ मटेरियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वो स्टील होता है, उसके बाद खरीदते हैं और फिर मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री पाइलअप करके पड़ी है फिर ऑर्डर मिला है, ऐसा नहीं। ऑर्डर मिलने के बाद ये लोग अपना इन्वेंट्री खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर उसको एक तरह से जो भी स्टिपुलेटेड टाइम में डिलीवर करते हैं। 25% एडवांस लेते हैं, राइट। 25% एडवांस लेते हैं और डिलीवर होने के बाद, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद या फिर प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद एक सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट से आती है उनको कि ये प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है, रिलायबिलिटी बढ़िया है, आप बाकी का जो 75% जो रिटेंशन मनी है वो आप ले लीजिए। तो एक तरह से 25% एडवांसेस होते हैं, 75% एक तरह से प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, रिलायबिलिटी मिलने के बाद, सही वक्त पे प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद एक तरह से मिलते हैं, राइट। तो मेन पॉइंट अगर आप पूछें मुझे तो क्या इसमें सिक्लिकलिटी है? इसमें सिक्लिकलिटी नहीं है, काफ़ी क्लियर कट सस्टेन ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सस्टेन ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है, सस्टेनेंस दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। दूसरा है क्वेश्चन जो है वो है क्या इसमें प्राइसिंग पावर है, राइट। तो एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि अरे हीट एक्सचेंजर्स तो L&T भी बनाता है, हीट एक्सचेंजर्स तो GMM फॉडलर भी बनाता है, गोदरेज बॉयश भी बनाता है, तो नया कुछ अलग से प्रोडक्ट नहीं बना रही है ये। सही बात है, नहीं बना रही है, अनूप इंजीनियरिंग अलग से कोई प्रोडक्ट कैटेगरी तो नहीं बना रही है। बट आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको जो कस्टमाइजेशन चाहिए, राइट, उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ,
वो होना बहुत ज़रूरी है और वो अनूप इंजीनियरिंग के पास है, राइट। मेटलर्जी की समझ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टील नहीं जा रहा है, यहाँ पे निकल जा रहा है, क्रोमियम जा रहा है। किस ग्रेड का निकल डालना है, किस ग्रेड का क्रोमियम डालना है, क्या उस पर कॉस्ट एफिशिएंसीज इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को एक तरह से डिफरेंशिएशन देता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 70% ऑफ के सेल्स जो है वो हीट एक्सचेंजर से ही आते हैं, वो जो प्रोडक्ट जो बनाती है। वेसल्स सिर्फ 15% बनाती है, राइट, एज कम्पेयर टू L&T, गोदरेज बॉयज, जिनके जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं और कंपनीज भी बहुत बड़े हैं। तो उनको ना प्रोडक्ट का रिस्क है ना क्लाइंट्स का रिस्क है। ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से बनाती है और एक ही तरह के क्लाइंट्स को केटर करती है, राइट। और कहीं ना कहीं इसमें प्राइसिंग पावर है क्योंकि डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के थ्रू वो प्राइसिंग पावर आ जाता है, राइट। आपको प्रोडक्ट को सही वक्त पे डिलीवर करना है, एक कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन स्टेक पे होता है, राइट। वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वो सही तरीके से चलना चाहिए, वहाँ पे एक रेपुटेशन आ जाता है, राइट। तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंसिएशन है, प्रोडक्ट लेवल पे डिफ्रेंसिएशन है, राइट। इसलिए इस कंपनी को प्राइसिंग पावर मिलता है, राइट। तो बहुत लोग कहते हैं कि यार ये तो हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज है, इनमें बैरियर टू एंट्री एकदम लो है, कोई भी ये बना सकता है। कोई भी नहीं बना सकता है एक एक्सचेंजर या फिर वाल्व या फिर पंप्स, क्योंकि आपका आपका क्या ब्रांड रेपुटेशन है मार्केट में, राइट। मैं समझ सकता हूँ कि L&T एक अलग कैटेगरी खोल के बोल सकता है कि हम हीट एक्सचेंजर्स और अच्छी तरह बनाएंगे अनूप इंजीनियरिंग से, राइट, वो हो सकता है, राइट। बट बैरियर्स टू एंट्री एक न्यू एंट्रेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, एक एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए पॉसिबल है फिर भी, बट कहीं ना कहीं आपका ब्रांड रेपुटेशन बहुत मैटर करता है और अनूप इंजीनियरिंग को उस पर हमें कहीं ना कहीं फुल मार्क्स देने चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना प्राइसिंग पावर मेंटेन किया है अपने बिजनेस में, राइट। अगर आप इनका इंटरेस्ट नंबर्स भी देखें यहाँ पे काफ़ी कम है, जहाँ पे इंटरेस्ट अगर आप देखो 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 7,000 करोड़ की कंपनी है, 4 करोड़ इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब कभी इस कंपनी ने डेट नहीं लिया है, इसने ना इक्विटी डाइल्यूट की है, राइट। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी करीबन 21% है, इसने कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो भी केपेक्स फंड हुए हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो इंटरनल कैश अक्रूवल से हुए हैं, कंपनी को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसके रिटर्न रेशियोज इतने सॉलिड है। इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन अगर आप देखो तो 5 साल का करीबन 16% है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपये इस बिजनेस में डाले तो उसको 16 रुपये का प्रॉफिट साल दर साल हुआ है और वो इम्प्रूव होकर करीबन 21% हुआ है। And if a company has a return of equity of around 17% over a long period of time, then मैं उसको कहूँगा कि ये कंपनी काफ़ी सेल्फ सस्टेनेबल कंपनी है। स्पेशली अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखो पिछले 5 साल का तो 18% है। मतलब जितना 16% से अगर कंपनी में पैसा आया है तो 18% से कंपनी ने ग्रोथ में वो पैसा डाला है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बैलेंस शीट को कमज़ोर नहीं करना पड़ा है, ठीक है। तो उस मायने में ये कंपनी जो है इसका बैलेंस शीट स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्री कैश फ्लो कंपनी है। 25 करोड़ का क्यों ना हो, बट कैश फ्लो तो फ्री है, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी है। एक स्मॉल कैप को फ्री कैश फ्लो कंपनी होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। A free cash flow company is a sign of investability, right? It's considered to be a reliable company. 24 कैरेट गोल्ड होता है एक फ्री कैश फ्लो कंपनी का। नॉर्मली ये जो आप बड़े कंपनीज लार्ज कैप्स होते हैं वो लोग फ्री कैश फ्लो कंपनी होते हैं, बट फॉर अ स्मॉल कैप लाइक अनूप इंजीनियरिंग विच हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ 7,000 करोड़, एक फ्री कैश फ्लो कंपनी होना इज़ अ बिग अचीवमेंट, राइट। री इन्वेस्टमेंट रेशियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से अगर 100 रुपये बिजनेस में लगे हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23 है, मतलब 23 रुपये का प्रॉफिट मिला है, वापस 23 रुपये आया है। उस 23 रुपये में से 112%, मतलब 23 प्लस 2 रुपये ज़्यादा जोड़कर आप फिर से अपने बिजनेस में डाल रहे हो। मतलब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड वगैरह देना नहीं चाहती है अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड वैसे भी यील्ड बहुत कम है, इनको पता है कि इनका ग्रोथ कहाँ से आने वाला है, तो फिर से अपने बिजनेस में ये ग्रोथ लेके आ रही है, पैसा दे रहे हैं, राइट। दूसरे अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो मैंने जैसे कहा बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। डेट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, राइट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% 21% है, जो कि डिसेंट है। दिक्कत सिर्फ इस चार्ट में सिर्फ कैश कन्वर्जन साइकिल की है। तो जैसे मैंने कहा वो रिटेंशन मनी की बात कि एडवांस 25% लिया जाता, प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद उसको टेस्ट करने के बाद जो क्लाइंट है वो बाकी का पैसा आपको देता है, राइट। तो उसके वजह से
ऐसा नहीं है कि ये नंबर ख़राब हो रहा है, ये भी नंबर काफ़ी कांस्टेंट है। एक ब्लिप आया था 370 का, ये मेरे को लगता कोविड की वजह से आया था, तब जब थोड़ा लॉजिस्टिक्स दुनिया भर में थोड़ा रुक चुका था, तो उसकी वजह से आया था। नहीं तो आई थिंक इट्स फेयरली डिसेंट। कैश थोड़ा कम हो चुका है बैलेंस शीट पे, क्योंकि बहुत सारे जो केपेक्स किया है इंटर्न ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, तो उसमें थोड़ा पैसा लगा है, राइट। प्रमोटर प्लेज कुछ नहीं है कंपनी में। रिटेल फ्लोट 25% है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। काफ़ी फेमस है, बहुत डिस्कवर्ड स्टॉक है ये। इसमें दो मेजर इन्वेस्टर्स DII इसमें मुझे लगे। एक तो आपका HDFC का स्मॉल कैप फंड इसमें इन्वेस्टेड है, और दूसरा एबिकस फंड जो सुनील सिंघानिया का एक फंड है। सुनील सिंघानिया काफ़ी एक पुराने इन्वेस्टर है, काफ़ी रीजनेबल इन्वेस्टर है। उनका एबिकस फंड ने भी इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो कहीं ना कहीं वैलिडेशन है कि इट्स अ डिसेंट कंपनी टू इन्वेस्ट इन, राइट। मार्केट इनका जो PE जो है वो थोड़ा ज़्यादा साइड पे, आई थिंक इट्स 15 to 20% प्रीमियम पे है, 52। क्यों ना हो, फ्री कैश फ्लो कंपनी है, पेरेंट जितना स्ट्रॉन्ग है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का थोड़ा विजिबिलिटी दिख रहा है, तो PE तो ज़्यादा रहेगा ही। और अगर आप पिछले 3 साल का अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस भी देखें, तो काफ़ी अच्छी तरह कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 8 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा। अगर यहाँ पे करीबन 500 से 3500 गया है, राइट। तो स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा है, राइट। और आपका EPS जो है वो, जैसे ये जो पैटर्न्स है, ये काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न्स है एक इन्वेस्टर के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि आपका EPS बढ़ रहा है, आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। आपका सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, राइट। तो सारे कारण है इस कंपनी को एक तरह से एक हायर PE मिलने का। मुझे लगता है कि कोई अगर ये अगले 6 महीने या 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर कोई 3 से 4 साल का हॉराइजन लेके बैठा है और उतना पेशेंस है किसी में, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ बैड कंपनी टू बी इन। सो this was a brief about Anup Engineering. I hope you found this video of some value. If you have, please share and like this video. And for more videos, please subscribe to the channel. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Please take care. Goodbye.